हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाश की, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में आंसर के साथ पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तरंग प्रकाश की चैप्टर है ये आपके फिजिक्स के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है। यानी कि जो आपके फिजिक्स के 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सबसे ज्यादा नंबर के पूछे जाने वाले चैप्टर हैं, उनमें आपका तरंग प्रकाश की भी आता है। तो आज के इस वीडियो में हम तरंग प्रकाश के चैप्टर के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आंसर के साथ पढ़ेंगे। तो ले लीजिए कॉपी और पेन और बैठ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न को, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न को, और उसके बाद हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यानी कि इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और आप सभी को पता है कि तरंग प्रकाश की जो चैप्टर है इससे 5 नंबर वाले जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, 5 नंबर वाले जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो उनको भी मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। तो कोई भी स्टूडेंट वीडियो को मिस नहीं करेगा, लास्ट तक देखेगा तभी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या है। यानी कि जल की सतह पर जो है तेल की पतली परत बिछी हुई है। जैसे जल है, ठीक है, पानी आपने ले लिया, उस पर तेल आपने डाल दिया। ठीक है, तो जल की सतह पर तेल की पतली परत अगर बिछी हुई है तो सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या है। तो जब सूर्य की रोशनी आएगी तो सुंदर रंग क्यों दिखाई देता है, किस घटना के कारण दिखाई देता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सेकंड है खा है प्रकाश का ध्रुवण, गा है प्रकाश का व्यतिकरण और घा है प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है इसी के कारण ही सुंदर रंग दिखाई देता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जल की सतह पर तेल की पतली परत अगर बिछी हुई है तो सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण प्रकाश का व्यतिकरण है। ठीक, जो कि तरंग प्रकाश की चैप्टर में आपको प्रकाश का व्यतिकरण मिलेगा। ठीक, तो ये इस घटना का कारण है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक को ध्यान से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, स्लोली, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। तो फुल कंसंट्रेशन आपका हमारे बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, जो भी आपका टारगेट है। दूसरा देखिए, जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। यानी कि जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहेगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, का है तीव्रता, खा है चाल, गा है आवृत्ति और घा है तरंगदैर्ध्य। तो देखिए स्टूडेंट, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो प्रकाश की आवृत्ति होगी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बाकी सब में चेंज होगा। उसके वेवलेंथ में भी चेंजेस होगा, उसकी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता में भी चेंजेस होगा और उसकी चाल स्पीड में भी चेंजेस होगा। बट यहां पर फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। आपने फर्स्ट चैप्टर किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र में भी पढ़ा था कि जो आवृत्ति होती है प्रकाश की वो परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, तो आपका ग वाला ऑप्शन राइट होगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखिएगा। तरंग प्रकाश की, किरण प्रकाश की, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको भी बताया है। आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पर 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा।
उसमें मैंने आपको पूरे फिजिक्स में से कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे चैप्टर मैंने बताया है विथ ब्रीफली, मैंने व्याख्या के साथ बताया क्या लघु उत्तरीय प्रश्न किससे आ सकते हैं ज्यादा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो उसको जाकर देख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होगा? इसमें से किस रंग के प्रकाश का वेग जो है जल में सबसे तेज होगा, सबसे अधिक होगा, मैक्सिमम? ठीक है, का है लाल रंग, खा है पीला रंग, गा है हरा रंग, घा है बैगनी रंग। तो देखिए जो लाल रंग होगा, इस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होगा इन चारों में से। ठीक है, तो का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, एब्सोल्युटली राइट। ठीक, ध्यान से समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा। अब ये थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न, मैंने इसमें 3 क्वेश्चंस लिए थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस तो और भी हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो स्पेशल वाले हैं, वीवीआई जिसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन तीनों को भैया पढ़कर जाइएगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा हो चुका, अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। अब चूंकि भैया ये तरंग प्रकाश की चैप्टर है तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, सिर्फ तरंग प्रकाश की में ही नहीं, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सब में न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो इसमें भी आएंगे। तो देखिए फर्स्ट तो क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकली है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, ऐसी 2 भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं, यानी कि ऐसी कौन सी 2 भौतिक घटनाएं हैं जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो हमें बताती हैं कि प्रकाश जो है ये एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। कौन सी ऐसी 2 घटनाएं हैं? तो देखिए दोनों घटनाओं का नाम लिख दीजिए। व्यतिकरण पहली घटना है, व्यतिकरण, ठीक है, और दूसरी घटना तथा विवर्तन। ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं कि जो हमारा प्रकाश है, जो लाइट है, वो एक वेव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये 2 घटनाएं हैं जो उसकी पुष्टि करती हैं। सिंपल सा है, 1 लाइनर आंसर है इसका, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है भैया ये एक न्यूमेरिकल है और इसको आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में ही नहीं बल्कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं। देखिए क्या है, ध्यान से समझिए। समान आवृत्ति वाली 2 तरंगों के आयामों का अनुपात 5:3 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या कहा जा रहा है कि समान आवृत्ति की 2 तरंगे हैं जिनकी आयामों का अनुपात 5:3 है, 5:3। ठीक है, आपको निकालना क्या है, इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। कैसे निकालोगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, आयाम को हम लोग डिनोट करते हैं, आयाम को डिनोट करते हैं ए से। तो 2 तरंगे हैं तो पहले तरंग की आयाम को A1 लिखेंगे, दूसरे तरंग की आयाम को A2 लिखेंगे। इनका जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कितना दिया गया है, 5:3। तो 5:3 को हम 5/3 भी लिख सकते हैं, मतलब इसी को हम रेशियो में लिख सकते हैं, इसी को हम डिवाइड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो A1/A2 यानी कि दोनों तरंगों के आयामों का जो अनुपात है वो 5:3 है। ठीक है, अब यहां से एक काम आप कीजिए, यहां से आप A2 निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? निकाल देता हूं मैं। देखिए इसका इससे गुणा कीजिए, इसका इससे कैंची गुणा। ठीक है, तो 5A2, 5 का A2 से गुणा होगा तो ये 5A2 होगा, इक्वल टू आपका होगा 3 का A1 से गुणा होगा तो ये 3A1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, A2 इक्वल टू क्या होगा, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, A2 इक्वल टू होगा 3A1, आपका ऐसे ही रहेगा। ये जो 5A2 के गुणे में था वो यहां पर नीचे आ जाएगा बटे में, तो ये हमारी A2 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है, यानी कि I मैक्स अधिकतम तीव्रता रेशियो I मिन न्यूनतम तीव्रता।
देखिए तीव्रता को डिनोट करते हैं आई से, तो आई मैक्सिमम अधिकतम तीव्रता, आई मिनिमम न्यूनतम तीव्रता, इनका रेशियो हमें निकालना है। कैसे निकालोगे? तो इसका एक फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। अब देखिए यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे अधिकतम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात निकालना है उसका, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है देखिए आई मैक्स अपान आई मिन, ठीक है, यानी कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला आपका होता है A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अधिकतम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता के अनुपात का। A1 है पहली तरंग का आयाम, A2 है दूसरी तरंग का आयाम, ठीक है। ऊपर आपको प्लस कर देना, नीचे माइनस, इसका स्क्वायर कर देना, बस हो गया, ठीक। तो इसको कैसे निकालोगे? देखिए आई मैक्स अपान आई मिन, ठीक है। इसको कैसे निकालोगे? वैल्यू रख दीजिए जो मैंने अभी आपको समझाया था, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। A1 की वैल्यू तो A1 ही है, इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस A2 की वैल्यू ये देखिए हमने निकाला था, इसीलिए मैंने निकाला था 3A1 बाई 5, तो यहां पर लिख देंगे 3A1 बाई 5, ठीक है। इसके नीचे भी हम एक मान सकते हैं भैया, क्योंकि एक तो रहेगा अगर डिवाइड में कुछ नहीं है। A1 यहां पर भी है तो A1 के जगह पर तो A1 ही रहने देंगे, माइनस यहां पर कर देंगे 3A1 बाई 5, ठीक है। इसके नीचे भी 1 हम कर देंगे, ठीक है। इन सभी का स्क्वायर भी करेंगे, साथ साथ में देखते चलिएगा। अब यहां से फिर से हम निकालेंगे वही प्रोसेस, आई मैक्स अपान आई मिन, ठीक है। यही रेशियो हमें निकालना। अब ध्यान दीजिए यहां पर भैया, यहां पर आपको एलसीएम लेना है। देखिए 5 तो आपका 5 ही रहेगा, इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 का 5, 1 5 जा 5, 5 का A1 से गुणा होगा तो ये 5A1 हो जाएगा, प्लस देखिए 5 से 5 कैंसिल, 3A1 ऊपर बचेगा, 3A1 अपान नीचे भी वही रहेगा, बस माइनस में। देखिए 5A1 माइनस 3A1 अपान 5 और इन सभी का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक। अब यहीं पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक काम कीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पे ये जो 5 है, ये 5 है कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? देखिए अभी हम इसको सबसे ऊपर लाते हैं, नीचे रहता तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका बचेगा क्या? इस साइड में मैं लिखता हूं, देखिए आई मैक्स अपान आई मिन कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका ऊपर क्या बचा, लिख लीजिए, ऊपर बचा 5A1 प्लस 3A1, ठीक है, अपान नीचे बचा 5A1 माइनस 3A1। भैया इन दोनों का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को नहीं भूलेंगे, कर देंगे, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा है, बस सीक्वेंस वाइज आपको स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो आई मैक्स, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, सही से लिखिएगा, ठीक है, कहीं आपको काट पीट नहीं करना एग्जाम की कॉपी में। अपान आई मिन हो गया ये आपका, इक्वल टू दोनों को जोड़ दीजिए, 5A1 है, ये 3A1 है, तो 5 3 8A1 हो जाएगा, ठीक है। अपान 5 में से 3 जाएगा, 2A1 बचेगा, ठीक। इसका स्क्वायर है भैया, स्क्वायर तो हम भूलेंगे नहीं, A1 से A1 को कैंसिल हम कर देंगे। देखिए ऊपर नीचे A1 है, A1 से A1 कैंसिल हो गया, हमारा आएगा कितना? देखिए आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर होगा। देखिए स्क्वायर ऊपर लगा भैया, तो 8 का स्क्वायर होगा 64 आएगा, 64, नीचे 2 का स्क्वायर होगा, ये 4 आएगा। इसको कट करोगे तो ये 4 16 और ये 1 जा 4 1 जा 4 और 16 4 जा 64, ठीक है। तो आपका ये जो आएगा ये आ जाएगा आई मैक्स अपान आई मिन। ये जो आया भैया ये हमारा आया 16/1, कितना आया? 16/1। तो यही हमारा आंसर होगा, इसको रेशियो में लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। यहां पर लिख देंगे आई मैक्स रेशियो आई मिन, और ये हमारा आ गया भैया, फाइनली जो आंसर आया वो आया 16:1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा अधिकतम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमें A1 और A2 का अनुपात दिया गया था 5/3, यहां से हमने A2 निकाला, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया आई मैक्स अपान आई मिन का A1 प्लस A2
अपान a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, हमने वैल्यू रख दिया और फाइनली हमारा आंसर आ गया 16:1। तो यही होगा हमारा अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या है, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? देखिए भैया, इसका आपको डेफिनेशन पर समझना होगा, क्योंकि डेफिनेशन ही इसमें आता है। अब आपको याद होता है यहां से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुबह उठकर मेहनत करना पड़ेगा। आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए जो गोल्डन टाइम है वो मॉर्निंग का है, 3 to 6 AM। ठीक है, तो आप लोग जब भी चाहे उठकर इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि जो डेफिनेशन वाली चीजें हैं वो आपको सुबह जल्दी याद हो जाएंगे। देखिए क्या है, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? ऐसे दो स्रोतों की जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कहते हैं। यानी कि ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। सिंपल सा है, यानी कि ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर हमेशा नियत रहता है वो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। बस हो गया डेफिनेशन। ठीक है, और क्या है? देखिए, दो कला संबंध स्रोतों से हम अस्थाई व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि दो कला संबंध स्रोत अगर है तो इससे हम अस्थाई व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्त द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि जो कला संबंध स्रोत है ये किसी डिवाइस के द्वारा, किसी युक्त के द्वारा जो है एक ही स्रोत से ये प्राप्त किए जाते हैं, एक ही सोर्स इनका होता है। समझ में आ गया? तो ये एक डेफिनेशन है। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है? ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर हमेशा नियत रहता है वो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ये लाइन बिल्कुल याद रखिएगा, दो कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थाई व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्त द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। बस हो गया। ठीक, समझ में आ गया? इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। देखिए, ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे तरंग प्रकाश की चैप्टर का ये टॉपिक। अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए या अध्यारोपण के सिद्धांत पर व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्या है, सिंपल सा है, किसी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। यानी कोई माध्यम है जिसमें जो दो तरंगे हैं, ठीक है, दो तरंगे जा रही हैं, ये एक साथ चल सकती हैं और एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए ये चल सकती हैं। अतः माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगे, ठीक है, दोनों तरंगों द्वारा, दोनों यहां पर दो बार लिख दिया गया, दोनों तरंगे द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होती हैं। इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, ये आपका रूल है, डायरेक्टली इसमें दिया गया है और सिर्फ सिद्धांत पूछा जाता है तो हमें ऐसे ही लिखना है। एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखिए क्या है, किसी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक प्रगामी तरंगे, मान लीजिए कोई माध्यम है, इसमें दो तरंगे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को, ठीक है, ये तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को, देखिए ये तरंगे चल रही हैं, ये एक साथ चल सकती हैं, एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। अतः माध्यम में प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन, देखिए माध्यम है भैया तो इसमें छोटे छोटे कण होंगे, जैसे हमारे वातावरण में भी बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, शायद आपको दिखाई ना देता हो लेकिन होते हैं, ठीक है, तो इसमें भी कण होंगे माध्यम में। तो अतः माध्यम में प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन जो होगा वो दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी कि जो छोटे छोटे कण हैं उनका जो परिणामी विस्थापन होगा वो इन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं और ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसमें भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको ये नियम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो ये भी बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है और ऐसे ही आपको याद रखना है। देखिए क्या है प्रकाश का विवर्तन, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर
किनारों से मुड़ जाएगा, ठीक है, तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा है, 2 लाइन का, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, यानी कि इस चैप्टर में कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 3-4 नंबर के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटनाओं में अंतर के लिए किसी एक विशिष्टता का उल्लेख कीजिए। यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है, ये आपको मेनली बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय का मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इसका आंसर मैं बाद में लेकर आऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है और इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, आवश्यक प्रतिबंध क्या है, यह भी लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर, यानी कि इस चैप्टर के कौन कौन से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भैया इस चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 99% है, 5 नंबर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है ये भी जान लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। यानी कि तरंगाग्र क्या होता है और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हो, देखिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। स्नेल, ठीक है, यानी कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, ये डेरिवेशन आता है। और इसी का एक और डेरिवेशन आता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। अपवर्तन और परावर्तन ये दोनों आता है, तो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही मैं बता रहा था कि विस्तृत उत्तरीय इस चैप्टर से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो यही 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या। एक और क्वेश्चन इससे आता है, देखिए, यंग के दिक स्लिट प्रयोग में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई W के लिए सूत्र W = d लैम्डा अपान स्मॉल d, इसको व्युत्पादित कीजिए, प्रयुक्त संकेतों के समान अर्थ भी बताइए। तो ये डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है कि भैया इसको आपको व्युत्पादित करना है इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होती है। मैंने इस वीडियो में 12th फिजिक्स का जो चैप्टर 10 है तरंग प्रकाश की, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को मैंने बताया, ठीक है। तो आज की क्लास ये हमारी यहीं पर फिनिश होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।